Namaste. First of all, I would like to welcome you all in my channel कुलगुरु for Physics. आज गणेश चतुर्थी है तो सभी गणेश भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और पहले हम लोग गणेश भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर अच्छे काम की शुरुआत हम लोग भगवान गणेश की पूजा करके करते हैं। तो चलो अब एक अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फिजिक्स पढ़ने के पहले केवाईसी, नो योर कुलगुरु, आपको मेरे बारे में जानना चाहिए कि मेरे पास कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले यस, मेरा नाम जो है प्रोफेसर निर्गुण। आई एम हैविंग 35 years ऑफ एक्सपीरियंस और अभी एट प्रेजेंट मैं मुंबई के 2 कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी करके काम कर रहा हूँ। मेरे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है एज वेल एज व्हाट टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैंने क्यूसी ऑफिसर करके काम किया एक पीवीसी कोटेड फैब्रिक में। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने आरआई एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो इम्यूनो एसे एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन करके काम किया है। मैं एक फ्रूट प्रोसेसिंग डिवीजन में सुपरवाइजर भी था। मींस मेरे पास बहुत टाइप्स के जो एक्सपीरियंस है और हर जगह पे आपको जो काम आ जाएगा वो फिजिक्स आ जाएगा। तो मैं डे टू डे लाइफ को, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को, मेडिकल फील्ड के एक्सपीरियंस को कोरिलेट करूंगा किसके साथ? फिजिक्स के साथ। तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो दे दिया। अब आगे कुछ मेरे जो लेटेस्ट अचीवमेंट्स है वो देखते हैं। हमारे जो सबसे बड़े प्रोफेसर है एससी वर्मा, उनके यस गाइडेंस में मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था आईआईटी कानपुर से, लर्निंग फिजिक्स थ्रू द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें मेरा परफॉर्मेंस जो था वो आउटस्टैंडिंग था। मैंने जी स्टूडियो के यस साथ भी थोड़ा सा काम किया था। एडोरा करके एक इंस्टीट्यूट था, तो वहां से भी मेरे को अवार्ड मिला था 2021 में, टीचर्स एक्सलेंस अवार्ड्स। तो ये थोड़ी सी बातें जो मेरे बारे में थी। अभी हम लोग थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, फिजिक्स। तो जैसे मैंने बात की हमारे गणराया की, तो महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठा सण जो असतो तो गणेशोत्सव असतो। तो मैं अपना एक सीरीज चालू कर रहा हूँ स्पेशली स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो फिजिक्स है उसके लिए। क्योंकि बहुत बार मैंने नोटिस किया कि एनसीईआरटी का फ्लो जो है वो अलग है और यहाँ का जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसका फ्लो अलग है। तो हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स है महाराष्ट्र के, तो उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, और फिर ऑनलाइन कोई अच्छा कोर्स नहीं है जिससे उनको नॉलेज मिल सके। तो मैं अपना एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स, जिसमें सबसे पहला जो लेसन है कौन सा है? रोटेशन। तो रोटेशन मतलब ही क्या हो गया? उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज द सर्कुलर मोशन। वापस वही, अगर मैं गणेश जी की बात करता हूं तो गणेश जी को हम लोग जो प्रदक्षिणा लगाते हैं, इट इज नथिंग बट व्हाट? सर्कुलर मोशन। तो ऐसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स है अपने डे टू डे लाइफ में, उनको कोरिलेट करिए फिजिक्स के साथ। फिजिक्स बहुत इजी है, हमारे डे टू डे लाइफ में सब जगह पे फिजिक्स आता है। लेकिन हमको क्या लगता है कि जो बुक्स में दिया है वो कुछ अलग है और हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ अलग है। तो वैसे हम लोग कुछ सिंपल कंसेप्ट लेके पहले फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, पहले ब्रह्मांड में चलते हैं। क्लियर? सन जो है वो सेंटर में है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ, ये बात और है कि ये एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है। ग्रेविटेशन में हम लोग स्टडी करते हैं, दे आर मूविंग अलोंग विच ऑर्बिट? इलिप्टिकल ऑर्बिट। चलो वो छोड़ दो, एक छोटा सा एग्जांपल। अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो बराबर ना, तो आपके ऊपर एक फैन है, सीलिंग फैन, उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट कर दो चौक से और सीलिंग फैन को ऑन कर दो। वो डॉट जो परफॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ जाएगा, किसका?
सर्कुलर मोशन का। तो जो डेफिनेशन है ना देखो उसी में दिया है, सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन ऑफ द बॉडी कैसे, along the circumference of the circle, so that is called as what, circular motion। वापस एक बार, क्या है, motion of the body along the circumference of the circle, it is called as what, circular motion। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस फैन की तरफ देखो जो आपके सर के ऊपर है, उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है और बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पेशली 12th में हम लोग यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और स्पीड आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है तो आपका लीनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले कुछ हम लोग कंसेप्ट ले लेते हैं कि फर्स्ट हमारा कंसेप्ट आ जाएगी कि भाई कैरेक्टरिस्टिक दे दो, किसके, सर्कुलर मोशन के। लेकिन उसके पहले समझ के लेते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या समझ के लेते हैं, टर्मिनोलॉजी। अब इधर देखो, ओ जो है वो मेरा सेंटर है इधर, ठीक है। फिर मैं ए पे चला गया, तो ए मेरा क्या हो गया, पोजीशन। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, सो ओ ए कौन है, ओ ए इट इज द पोजीशन वेक्टर। ये देखो ओ ए इट इज द पोजीशन वेक्टर। अब बॉडी राउंड मार रहा है, गोल 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 सर्कल। तो थोड़ी देर के बाद हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है वो यहां पे चला गया बी पे, ओ बी। तो ओ ए और ओ बी के बीच में ये जो एंगल हो गया है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ट्रेस किसने ट्रेस किया, रेडियस वेक्टर ने। कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो सपोज इनिशियली हमारा जो एंगल था वो θ1 था। क्लियर, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। बाद में टोटल एंगल कितना हो गया, θ2। क्लियर। तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया θ2 माइनस θ1। और जब मैंने टाइमर स्टार्ट किया था तो ए पे जब मेरा पोजीशन था, बराबर ना, जब मैं ए पे था तो मेरा टाइम था t1। जब मैं बी पे पहुंच गया तो मेरा टाइम कितना हो गया, t2। कितना हो गया, t2। ठीक है। तो इस टाइम में मैंने जो एंगल ट्रेस किया, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एंगल का यूनिट क्या है, रेडियंस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी आपका क्या हो गया, रेडियंस। एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के भी कोई डायमेंशंस नहीं है। तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, L0, M0, T0, और यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियंस। तो यहाँ पे और एक मैंने डेफिनेशन कवर कर दिया, किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नीचे चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। देखो ओमेगा, ओमेगा क्या है, θ2 माइनस θ1। θ1 क्या था मेरा, इनिशियल एंगल। θ2 मेरा क्या था, फाइनल एंगल। तो फाइनल एंगल में से इनिशियल एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया, डेल्टा थीटा, विच इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम जैसे अभी हमने बात की थी, ए पे थे तो टाइम था t1, फिर हम लोग कहां पे गए, बी पे, तो टाइम कितना हो गया, t2। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1। क्लियर। सो एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम लोग लीनियर मोशन में करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे यहां पे आ जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, रेडियंस। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड।
तो आपका जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया, रेडियंस पर सेकेंड। क्या आ गया आपका, रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अभी यूनिट आ गया, अभी मेरे को डायमेंशंस चाहिए। क्या चाहिए, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, L0 M0 L0 M0 T -1। क्यों, T डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको यूनिट्स भी है और डायमेंशंस भी है। ठीक है, अभी इसी फैन के बारे में बात करते हैं जो आपके सर के ऊपर है। ये देखो ये वाला, बराबर ना। तो आपके सर के ऊपर ये जो फैन है इसको थोड़ा सा देखिए, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था। क्लियर, अगर अभी मैंने इसका वेलोसिटी बढ़ा दिया, कैसे, रेगुलेटर से। क्लियर, अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ओमेगा 1, फाइनल वेलोसिटी कितना है, ओमेगा 2। कितना टाइम लग गया ओमेगा 1 से ओमेगा 2 होने के लिए, टी। तो डेल्टा ओमेगा बाय टी या डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। वापस एक बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट्स आपके क्या है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, तो डायमेंशंस क्या हो गए, L0 M0 T -2। अब ये जो तीनों क्वांटिटी, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों क्वांटिटी जो है वो कौन सा है, वेक्टर्स है। अभी इसका डायरेक्शन चाहिए, तो राइट हैंड थंब रूल। ये देखो ऊपर आपके जो फैन घूम रहा है उसकी हवा तो नीचे आ रही ना, तो टर्न द फिंगर्स, किसके, राइट हैंड के, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो थंब है ये आपको डायरेक्शन देगा, किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। तो इन्हीं को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। अभी थोड़ा सा किचन में जाते हैं हम लोग, किचन में चले गए। देखो किचन में, ये किचन में आपने ये फैन लगा के रखा है। मैं इसको एग्जॉस्ट फैन भी बोल सकता हूं, मैं इसको फ्रेश एयर फैन भी बोल सकता हूं, या आप दोनों टाइप्स के फैन आपके किचन में लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स क्या है भाई, किचन से हवा बाहर जाना चाहिए, बाहर की तरफ, तो ऐसे घूमना चाहिए तो हवा बाहर गया। फ्रेश एयर मीन्स बाहर का एयर अंदर आना चाहिए, तो ये ऐसे हो गया, इट इज व्हाट, इनसाइड। तो ये हमारा कंसेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए, इजी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के। अभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। आपका जो सर्कुलर मोशन है, ये देखो, अगर मैं स्टार्ट हो गया बी से, घूम रहा हूं मैं धीरे 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 घूम रहा हूं, वापस मैं कहां पे आ गया, बी पे। भले मेरा स्पीड सेम है या नहीं है, लेकिन मैं जो पाथ फॉलो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पाथ फॉलो कर रहा हूं, ये पाथ मेरा क्या है, सेम है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट यस, आपका जो सर्कुलर मोशन है, इट इज द विच मोशन, पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन है, पीरियोडिक। पीरियोडिक मींस रिपीट कर रहा है। किसको रिपीट कर रहा है भाई, सेम पाथ को रिपीट कर रहा है। हाँ, और अगर टाइम भी सेम रहा तो डबल पीरियोडिक हो गया, पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक आ गए। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका जो लीनियर वेलोसिटी है वो इसको कैसे है, टेंजेंशियल। ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो वो आपका डायरेक्शन आ जाएगा, किसका, लीनियर वेलोसिटी का। और इसके लिए डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट आपका ये जो सर्कुलर मोशन है, इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर, तो सर्कुलर मोशन, ये देखो मैंने नेक्स्ट डायग्राम में एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है। वी का डायरेक्शन देखो, ये जो ग्रीन एरो मैं शो कर रहा हूं,
क्लियर? ये ग्रीन एरो क्या बता रहा है? v। तो ये v आपका क्या हो रहा है? चेंज। वापस डे टू डे लाइफ में आते हैं। आप बाइक पे बैठे हो, बाइक चला रहे हो, बारिश का टाइम है, बाइक कीचड़ में फंस गया बराबर ना, फिर भी आप एक्सीलेटर दे रहे हो, तो कीचड़ मालूम है ऐसे हवा में उड़ता है इस डायरेक्शन में। कौन सा? ये जो मैंने ग्रीन एरो से जो शो किया है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और ये जो ब्लू एरो है ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, किसका? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? रोटेशन। समझ में आ गया? तो उसी के यस डायरेक्शन में फिंगर्स टर्न करो तो आपको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अभी देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिलेशन बिटवीन कौन सा वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन रहता है ओमेगा। अब ये देखो, ये जो रेड पार्ट मैंने बताया ds, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये जो आर्क ऑफ द सर्कल है। तो वापस एक एमसीक्यू वाला पॉइंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये वेक्टर्स तभी हो जाएंगे अगर डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है या टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तभी ये ds ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा? आपका जो ट्रायंगल वाला लॉ था, किसका? वेक्टर का। इसके लिए थोड़ा सा हायर लेवल का एमसीक्यू हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस आर कौन? वेक्टर, प्रोवाइडेड दैट टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो ये ds क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अभी ds ऐसे है, क्लियर? ये हो गया ds, d थीटा ऐसे आ रहा है और ये हो गया r। तो वापस वही वेक्टर का कंसेप्ट जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर में मैथमेटिकल टूल्स में किया था। तो ds इज इक्वल टू d थीटा इंटू r। Now we know the definition of velocity. क्या है velocity? The rate of change of displacement with respect to time. तो ये हो गया ds by dt। ds क्या था? d थीटा इंटू r। सो d थीटा इंटू r। r तो आपका कांस्टेंट है, क्यों? r आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर, या उसी को बोलते हैं रेडियस वेक्टर, जो सेंटर से नीचे किधर जाएगा? सरकमफरेंस पे। सो d थीटा बाई dt अभी डिस्कस किया था, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हो गया आपका ओमेगा। सो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। क्लियर? या वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये याद रखना, हमेशा स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, वो फॉर्मूला बाहर कर देते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्यों? वो इजी पड़ जाता है याद रखने के लिए। लेकिन नहीं, मैं एमसीक्यू में या बोर्ड आपको एमसीक्यू में पूछेगा वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा, नहीं, करेक्ट नहीं है। वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्यों? इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, तो ओमेगा क्रॉस r आना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ओमेगा डॉट r, डॉट भी नहीं आएगा, क्यों? v इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, उससे आप एमसीक्यू भी क्रैक कर सकते हैं और एमएससीटी भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो सेक्शन सी में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब भी v के बारे में डिस्कस किया था। सो d बाई dt ओमेगा क्रॉस r। अगर मैथ्स थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी किया है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ्स करके रखना। और अगर आपको चाहिए कि आपको जो बेसिक मैथ्स है वो भी नहीं आ रहा है,
तो आप मेरे को सजेशंस दे दो, कमेंट्स में लिख दो, मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा जो हमको फिजिक्स में काम आ जाएगा। जैसे आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, या मैथ्स के कुछ सिंपल फॉर्मूलेज है जो आपको काम आएंगे किसमें, फिजिक्स में। तो ये हो गया u क्रॉस v, तो वो फॉर्मूला लगा दिया, तो ओमेगा बाहर रख दिया, dr बाई dt प्लस डी ओमेगा बाई dt डिफरेंशिएट किया इनटू r। लेकिन dr बाई dt क्या था, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ गया वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, और डी ओमेगा बाई डी टी, अभी जो बात की थी ना एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देखो वही वही चीजें रिपीट हो रही। सो इट इज अल्फा क्रॉस r, तो a इज इक्वल टू ए आर क्या हो गया, इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, और ए टी इट इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट। तो आपके पास दो एक्सेलरेशंस है, क्यों, सर्कुलर मोशन में हमेशा एक फोर्स चाहिए, किधर, सेंटर की तरफ, अदरवाइज बॉडी सीधा निकल जाएगा। तो वो भी हम लोग यस थोड़ा सा डायग्राम से चेक करते हैं आगे। ये देखो, ये जो लड़की है ये एक बकेट को गोल घुमा रही है। अगर मैंने इसका ये जो थ्रेड है ये कट कर दिया, तो ये देखो ये जो बकेट ऐसे घूम रहा था बराबर ना, सर्कुलर मोशन, ये ऐसे हवा में फ्लाई ऑफ करेगा, कैसे, टेंजेंशियल। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अगर इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बोलूंगा मैं, स्पीड, अगर ये जो बकेट घुमाने का है वो कांस्टेंट है, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही चाहिए, कौन सा, रेडियल। ये देखो एरो किया है रेड में, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको रेडियल भी बोलते हैं या सेंट्रीपेटल, क्यों, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर आपका एक्सेलरेशन आ गया तो क्या आ जाएगा, फोर्स, क्यों, फोर्स, न्यूटन ने बोला था ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमेशा सर्कुलर मोशन में एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज, तो हमेशा एक आपका टेंजेंशियल फोर्स भी है, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, यस, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपको सेंट्रीपेटल, और अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता हूं तो टेंजेंशियल। लेकिन 12th में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें सिर्फ कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन जैसे सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो और एक फोर्स आ जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, जो सूडो है, झूठ है, फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल। ये देखो ये जो बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे या बड़े पता नहीं कौन है, बराबर ना, ये देखो ये जो एरो है ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और इन सबको एक फोर्स बाहर फेंक रहा है। इसके लिए ये जो सस्पेंशन, उनके जो रॉड्स है या रोप्स है वो सीधे नहीं है, वो देखो कैसे थोड़े से बाहर चले गए, क्यों, क्योंकि उनको एक फोर्स बाहर फेंक रहा है। हम लोग बचपन में मालूम ना, मेरी गो राउंड पे वो हॉर्स के ऊपर बैठते हैं, तो भी जैसे वो फास्ट हो जाता है हम लोग दूर दूर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका अवे, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो सेंटर की तरफ आ रहा है ये देखो ये एरो बता रहा है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहे हैं, व्हाई, दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आगे चलते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन 3 मार्क्स के लिए। अभी जो एक्सेलरेशन का किया था एक्सेलरेशन वो पूरा कर दो। न्यूटन का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो, तो एक्सेलरेशन क्या था, ओमेगा वी, वापस वही देखो, स्टार्टिंग से सब वही चल रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा का सब्स्टिट्यूशन दे दो, क्या हो जाएगा, v बाय आर, so it is mv square by r,
अगर इसको मैंने नेगेटिव साइन दे दिया मींस इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स। और अगर मैंने इसको पॉजिटिव साइन दे दिया तो क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल। तो 2 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल देखो नाम में ही है, आप थोड़ा सा वोकैबुलरी मतलब शब्दों का अर्थ है वो थोड़ा सा समझ के ले लो। सेंट्रीपेटल, पेटल मींस टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, क्लियर। और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंटर से बाहर रहेगा, क्लियर। और ये देखो ये डायरेक्शंस आपको दिए। सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी नहीं है। पहले हम लोग शायद कुछ ऐसा लिखते थे, सेंट्रीपेटल फोर्स इट इज द कॉज एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज द इफेक्ट। लेकिन बाद में बोर्ड ने ऑब्जेक्शंस ले लिया तो बोले कि नहीं भाई, आप ऐसे लिख दो कि सेंट्रीपेटल फोर्स ये नेसेसरी है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी नहीं है, क्लियर। क्यों, अगर आप कॉज और इफेक्ट की बात करेंगे तो कॉज पहले आ जाता है और इफेक्ट बाद में, लेकिन ये दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं, इसके लिए हमने वो वर्डिंग चेंज कर दिया। और लास्ट में रियल फोर्स, रियल फोर्स मींस वो ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन ये जो आपको बाहर फेंक रहा है, जैसे मतलब ना हम लोग कार में बैठते हैं, लेफ्ट टर्न ले लिया तो हम लोग राइट में जाते हैं, तो आपको कोई बाहर नहीं फेंक रहा है, कोई ऐसे धक्का नहीं मार रहा है, लेकिन यस आपको ऐसे लग रहा है, क्यों, आपका कार का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड है, जो आपने स्टडी किया रहेगा 11 स्टैंडर्ड में। तो ये हो गया हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये कुछ फॉर्मूलेस है जो अभी हमने इस लेक्चर में स्टडी किए। वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, फर्स्ट वाला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। क्यों, एक पूरा अगर आप राउंड मार देते हो ऐसे सर्कल में तो एंगल हो गया 2 पाई, एक राउंड मारने के लिए टाइम कितना लग गया टी, सो इट इज 2 पाई बाई टी, टी मतलब पीरियड, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, सो इट इज 2 पाई एन। दो एक्सेलरेशंस देखे थे, टेंजेंशियल और रेडियल, लेकिन हमको रेडियल ही ज्यादा आता है या सेंट्रीपेटल, टेंजेंशियल बोर्ड में नहीं पूछते हैं। ये दोनों कैसे थे, परपेंडिकुलर, तो वेक्टर का फॉर्मूला, सो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ए आर के बारे में बात करते हैं, इट इज ओमेगा वी या आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर। अभी फोर्स चाहिए, फोर्स मींस क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इट इज m ओमेगा v और इट इज mv स्क्वायर बाय r और इट इज mr ओमेगा स्क्वायर। आगे चलते कुछ सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो क्या लिया, इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये देखो घड़ी में जो मिनट हैंड है बराबर, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ मतलब ही क्या हो गया, रेडियस, तो पहले गिवन लिख दो l इज इक्वल टू आर, 5 सेंटीमीटर, कन्वर्जन का हैबिट रखो, सो इट इज 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्या चाहिए मेरे को, लीनियर स्पीड मींस v और एंगुलर स्पीड ओमेगा t। मिनट हैंड को एक राउंड मारने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, कन्वर्ट कर दो सेकेंड्स में 3600। टू फाइंड सिस्टमैटिकली लिख दो ओमेगा एंड v। अब देखो कितना सिंपल है, अब फॉर्मूले थोड़े से याद करो, ये 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बहुत इजी। तो ओमेगा और टी को कौन रिलेट कर रहा है भाई, तो फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और v और ओमेगा को कौन रिलेट कर रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये देखो 2 पाई अपॉन टी, टी कितना था 3600, 2 से 3600 कैंसल, so pi upon 1800, so it is 1.74, 1.74 into 10⁻³ यूनिट लिखने का भूलने का नहीं, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे, आधे मार्क्स। किसी दिन मैं
जो मार्किंग स्कीम है या बोर्ड कैसे मार्क्स देता है वो भी डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट v इज इक्वल टू ओमेगा लिख दिया 1.74 इंटू 10⁻³ और r कितना है 5 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया 8.7 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहां पे एक डिस्क घूम रहा है, उसके ऊपर मैंने कॉइन रखा है, ये देखो ये कॉइन है। क्या दिया है मास ऑफ द कॉइन 25 ग्राम इज केप्ड ऑन अ रोटेटिंग डिस्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, रेडियस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस कॉइन का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। और इस कॉइन और डिस्क के बीच में क्या हो रहा है फ्रिक्शन। ये देखो मैंने नीचे से थोड़ा सा रफ बताया फ्रिक्शन, उसका कोएफिशिएंट कितना है 0.4। क्या निकालना है एंगुलर स्पीड। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए भी जाएगा। तो पहले हमेशा गिवन लिखने का m 25 ग्राम, इमीडिएटली कन्वर्ट कर दो, ये हैबिट डेवलप करो। सो इट इज 25 इंटू 10⁻³ kg। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, सो 6 इंटू 10⁻² मीटर। म्यू 0.4, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। बोर्ड एग्जाम में आपको स्टार्टिंग में पैरामीटर्स में g का वैल्यू देते हैं। अगर g आपको कभी कभी 10 भी देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 10 लेने का। तो जो बोर्ड प्रोवाइड करेगा वही लेना है, अपने मन से कुछ नहीं लेना है, अदरवाइज वापस आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब देखो ये जो कॉइन है ये ऐसे घूमेगा गोल 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 गोल, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी पे ये बाहर फेंक देगा। लेकिन तब तक उसको ये जो फ्रिक्शन है, ये देखो मैंने यहां पे रेड से बताया कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा अंदर की तरफ। 11 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन। तो ये अंदर की तरफ खींचेगा कौन फ्रिक्शन, और बाहर की तरफ कौन फेंकेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम कैंसल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी बाय आर। तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर, म्यू कितना था 0.4, जी 9.8, आर 6 इंटू 10⁻²। ये वैल्यूज हमने डाल दिए, 10 का पावर एडजस्ट कर दिया और आंसर आ गया 8.08 रेडियंस पर सेकेंड। वापस एक बार मैं आपसे यस बता रहा हूं कि अगर आपको लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस चाहिए कि लॉग कैसे करना है, क्लियर, तो मेरे को कमेंट्स में लिखो, मैं उसका भी वीडियो बना के दूंगा। हम लोग कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, उसको लॉग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट A car is moving with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ कर्ड रोड ऑफ रेडियस 12 मीटर, आर दिया है। मास ऑफ द कार 2000 kg। क्या चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो V 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 को मल्टीप्लाइड कर दो 5/18 से, तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कन्वर्जन कर दिया। आर 12 मीटर, मास 2000 kg। क्या फाइंड आउट करना है एफ। तो देखो एफ को जोड़ने वाला कोई फॉर्मूला है क्या किसके साथ एम आर और वी, तो है भाई कौन सा एफ इज इक्वल टू, ये देखो एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम 2000, वी 20 उसका स्क्वायर, आर 12, कैलकुलेशन कर दिया 8 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज 0.66 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना लिखेगा तो भी चलेगा, नहीं तो फिर 6.66, तो एक 10 का पावर कम कर दो इंटू 10⁴ न्यूटन। तो ये कुछ सिंपल 2 या 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, 2 या 3 मार्क्स के डेरिवेशंस वो हमने डिस्कस कर दिए। क्लियर। तो ऐसे आगे हम लोग सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर।
जैसे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है सर्कुलर मोशन पार्ट 2, स्पीड लिमिट ऑन द हाईवे, या हम लोग जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड, या सर्कस में नहीं क्या रहता है मौत का कुआं, तो उस मौत के कुएं में जो बाइक घुमा रहा है उसको कितना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं एक टेक्निक दे रहा हूं एंट्रेंस के लिए कि भाई किसी भी नंबर का आप मतलब स्क्वायर करना है जल्दी जल्दी, कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। अपना प्रॉब्लम क्या है, टेबल सबको को नहीं आते हैं, तो भाई 5 सेकंड्स में कैसे हो जाएगा, तो वो मैं बताऊंगा कि 5 सेकंड्स में कैसे। और मेरे 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हमारे जो साइंस के बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम के 11 12 के, उनको हमेशा फिजिक्स से डर लगा रहता है। इवन जो 11th में भी जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि 10th तक का फिजिक्स इजी है, सडनली 11th में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है तो वो लोग डरने लगते हैं, और अगर डरने लग गए तो फिजिक्स और टफ हो जाएगा। तो वो मेरा मोटिवेशनल वीडियो आ रहा है, क्लियर, कि कैसे उस डर को निकाल दो, क्योंकि डर के आगे क्या है, फिजिक्स है, क्लियर। और इसके लिए अगर आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे आपका फिजिक्स इंप्रूव हो जाए, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को कुलगुरु फॉर फिजिक्स, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ, फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, क्लियर। तो डार्कनेस मीन्स अज्ञान, जो आपके पास नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज मेरे को आपको भी देना है और हर गांव के बच्चे को देना है, या फिर फिजिक्स में जिनका लेवल बहुत कम है, बराबर ना, मेरे को खास करके उनके ऊपर काम करना है जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। जो टैलेंटेड है, अच्छा कर रहा है, बराबर ना, वो भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन स्पेशली जो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए मेरे को काम करना है। तो इसके लिए हर छोटे बच्चे के पास, हर गांव के बच्चे के पास इस व्हिडिओ को पहुंचा दीजिए। आणि खास करून महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना माझं म्हणणं आहे, जर तुम्हाला मराठीमध्ये व्हिडिओ पाहिजे असेल, मराठी आणि इंग्लिश, तर तसं मला कमेंट मध्ये कळवा। धन्यवाद, क्लियर, जय हिंद, थँक यू व्हेरी मच।